नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। नई दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य फोकस ग्रीन डेवलपमेंट पर है। अफ्रीकन यूनियन आज G20 का स्थायी सदस्य बन गए हैं। भारत की मेजबानी में 125 देशों ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम पर सम्मेलन। समावेशी विकास पर है हमारा फोकस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। समावेशी विकास पर है हमारा फोकस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बड़ा बयान दिया है। G20 समिट में क्रिप्टो पर वैश्विक नीति बनाने पर चर्चा हुई। आज दुनिया में कई चुनौतियां हैं। निर्मला सीतारमण चुनौतियों के बीच भारत की मेजबानी में यह सम्मेलन हो रहा है। यह कहना निर्मला सीतारमण का वैश्विक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। आज सम्मेलन के पहले दिन कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। G20 समिट शेरपा अमिताभ कांत का भी बयान सामने आया है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी की सहमति। सभी 83 पैरा पर सभी देशों की 100% सहमति बनी है। तो G20 समिट शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा बयान। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी की सहमति बनी है। सभी 83 पैरा पर सभी की 100% सहमति बनी है। दिल्ली डिक्लेरेशन पर ही मुहर लग गई है। अब नई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सभी ने अपनी सहमति जता दी है। तो बड़ी उपलब्धि है। इस बात को लेकर पसोपेश में थे कि आखिर क्या एक संयुक्त जो डिक्लेरेशन आएगा उस पर सहमति बन पाएगी या नहीं। G20 पर इस वक्त दिल्ली में दुनिया के तमाम वैश्विक महारथी चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया को कैसे आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए, कैसे पूरी दुनिया को एक फैमिली के तौर पर लाया जाए और कैसे पूरी दुनिया में विकास के साथ साथ शांति स्थापित की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर G20 की समिट चल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दुनिया के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त मंथन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सहमति मिल गई है। सभी जो 83 पैरा थे उस पर सभी पर सहमति मिल गई है। और जो चर्चाओं का दौर है वो जारी है। वैश्विक मंच पर सनातन की गूंज भी देखने को मिल रही है। विदेशी नेता सनातन संस्कृति को देखकर अभिभूत हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस आयोजन की तारीफ कर रही है। वो फिर चाहे जो बाइडेन हो या ऋषि सुनक या फिर दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष, सभी हिंदुस्तान के इस पूरे आयोजन को देखकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत मंडपम के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति को यहां दिखाने की कोशिश की है, उसे सभी राष्ट्राध्यक्षों ने न सिर्फ सराहा है बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति की तारीफ भी की है। ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के बहुत कुछ मायने हैं। जो बाइडेन, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पूछ रहे हैं कि आखिर ये कोणार्क चक्र क्या है, इस कोणार्क चक्र के मायने क्या हैं। ये वो चक्र है जिसको सुदर्शन का प्रतिरूप कहा जाता है। ये वो चक्र है जिसने इस पूरी दुनिया में एकता का संदेश दिया। इस पूरी दुनिया को कहा कि पावर
केवल आपकी भुजाओं की पावर नहीं होती, बल्कि स्पिरिचुअल पावर से इस पूरी दुनिया को चलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम जो हिंदुस्तान की थाती रही है, आज उसे पूरी दुनिया वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली के तौर पर स्वीकार कर रही है। तो यह हिंदुस्तान की ताकत है और आज हिंदुस्तान को हर कोई इस पूरे जो है, अगर देखा जाए तो टकटकी लगा करके हिंदुस्तान की प्रगति को देख रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने अपनी पर्सनल बॉन्डिंग बनाई, बायलैटरल टॉक्स किए, अभी बहुत सारे बायलैटरल जो टॉक्स हैं वो होने हैं, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर सहमति होगी। G20 का उद्देश्य जो था, G20 का उद्देश्य था कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना, ताकि पूरी विश्व एक फैमिली के तौर पर सामने आए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की यह थाती रही है कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने जो करीबी हैं, जो अपने पड़ोसी हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम किए हैं। तो न सिर्फ हिंदुस्तान ने G20 के उन 20 देशों के साथ बैठा, बल्कि उसने तमाम देशों को इनवाइट किया है। बांग्लादेश, यूएई जैसे वो तमाम देश हैं जो इस वक्त यहां पर एज ए इनवाइटी हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कैसे नए विश्व का सृजन किया जाए, कैसे यहां से जो हिंसा है, जो अलग अलग तरीके की जो है एक दूसरे के साथ कंफ्यूजन है, इनको दूर किया जाए। और इसीलिए जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। और सबसे तो बिल्कुल इस पूरी बड़ी बहस में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ेगा। यूके देवनाथ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं एयर मार्शल, और शीलकांत शर्मा जी पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं सार्क के। मृत्युंजय साधक हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर जिसने हर किसी का ध्यान आकृष्ट किया है, इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत ने पहले दिन से जो रणनीति तैयार की या जिस विजन पर भारत आगे बढ़ा, आखिरकार नई दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए वो विजन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो तीन अहम बातें हैं जिस पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वन फ्यूचर अलायंस बनाने की, तीसरी महत्वपूर्ण बात है बायोफ्यूल अलायंस बनाने की। शशिकांत जी, माफ कीजिएगा सीलकांत जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप सार्क देशों की गतिविधियों को बेहतर तरीके से देखते रहे हैं। चाइना की गतिविधि को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया है। आपको क्या लगता है जो वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली की जो बात की गई, वो सही मायने में यहां पर चरितार्थ हो पा रही है क्या? हम सारे लोगों को लेकर के एक परिवार की तरह आगे बढ़ पाएंगे क्या? अगर सहमति है और दिल्ली की डिक्लेरेशन में सर्वसम्मति है, तो ये तो इस बात का बिल्कुल स्पष्ट परिचायक है कि सब लोग साथ में आके तैयार हैं जो ज्वलंत प्रश्न हैं भारत जो विश्व के सामने, उनका सामना करने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए। और चूंकि जलवायु संक्रमण जो है वो सबसे बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज, इसलिए उसके लिए जो काम जरूरी है वो वन फ्यूचर उसमें लागू होता है, क्योंकि हम सबका फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसमें कोई अटकलबाजी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो सबको सब व्यापित है, सबको दिख रहा है। कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो अति तीक्ष्ण घटनाएं हो रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये सब कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण है। तो ये हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है ये, और इसको डील करने का तरीका ये है कि सब लोग मिलके रिड्यूस करें कार्बन का एमिशन। सबसे बड़ी बात है शीलकांत जी, क्योंकि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है 2030 तक 43% तक 43% तक हम लोग जो कार्बन उसको लेवल को कम करेंगे, जो है उसे कंट्रोल करेंगे। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। हिंदुस्तान और खासकर एशियन मुल्कों पर यह लगातार विकसित देश आरोप लगाते रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने का काम यही विकासशील मुल्क करते हैं। लेकिन इस पर जिस तरह से 43% तक कार्बन जो है उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, ये क्या लगता है भारत की उस मुहिम को समर्थन है जिसमें बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए भारत काम कर रहा है?
दोनों चीज बायोफ्यूल के लिए और दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी के लिए भारत ने जो कोशिश की है। भारत का बहुत बड़ा अभियान है, 500 मेगावाट तक का सोलर का प्लांट बनाने की, तो 2030 तक है, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर का। तो बायोफ्यूल और सोलर, इनको मिला के हम जरूर ये उत्सर्जन की जो मात्रा है इसको 43% कम कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए जिस तरह से काम करना जरूरी है, वो अभी तक पिछले 3-4 सालों में बहुत तेजी से हुआ है काम। जिस रफ्तार से हमने जो सोलर एनर्जी को टैप किया है, तो वो मेरे समझ में लगता है कि ये हमारे हासिल करने के काबिल है। और मेरे साथ देवनाथ जी भी हैं, उनको भी जरा इस चर्चा में लाते हैं। देवनाथ जी, जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में कल बायलैटरल टॉक हुआ, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, लगभग 55 मिनट तक दोनों के बीच में चर्चाएं हुई, ड्रोन सहित तमाम चीजों को लेकर के बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, डिफेंस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे साथ इस पूरे उसमें कम से कम जो है जो डिफेंस के उसमें एक बड़ा सपोर्ट कायम कर सकते हैं या हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं? जी हाँ, जहां तक डिफेंस कोऑपरेशन की बात है, भारत जो है दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। G20 के फोरम में हम देखते हैं कि भारत के साथ जो दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, इंग्लैंड है, इटली है। हम इन सभी देशों के साथ एक मजबूती से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे फ्रांस है। आजादी के बाद से ही फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को उरागन फाइटर विमान दिया, जिसको हम भारत में तूफानी कहते थे। उसके बाद मिस्टियर फाइटर विमान आया, जिसने 1965 और 1971 के युद्ध में बहुत ही शानदार रोल निभाया। मिराज 2000 80 के दशक में भारत की वायुसेना में आए और आज तक दुनिया के एक उम्दा फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे। उनका ऑपरेशनलाइजेशन हो गया है। वो अंबाला में उत्तर की दिशा में और पूर्व में हाशिमारा में डिप्लॉय हो गए। और अब हम इंडियन नेवी के लिए भी 16 फाइटर विमान रफाल नेवल वर्जन ले रहे हैं। इसी तरह से इंग्लैंड है। देखिए, इंग्लैंड से हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों में एक मधुर संबंध रहा। ये बहुत बड़ी बात है। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना का अगर मैं बात करूं तो हमने मेड इन इंग्लैंड नैट विमान उड़ाया। हमारी एयरफोर्स में उसने 1965 और 1971 के युद्ध में बहुत ही कामयाब रोल निभाया। इसी तरह से हमारे पास कैनबरा बॉम्बर्स थे जो कि 65 के युद्ध में और 71 के युद्ध में बहुत काम में आए। 80 के दशक में भारतीय वायुसेना ने इंग्लैंड से जगुआर फाइटर विमान लिए, जो कि आज तक इंडियन एयरफोर्स की जो बॉम्बर फ्लीट है उसके बैकबोन हैं। तो आज भी इंग्लैंड हमें यूरो फाइटर दे रहा है, टाइफून ऑफर कर रहा है, अगर भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स को उसकी जरूरत है। अमेरिका के बारे में तो जग जाहिर है कि अब भारत और अमेरिका की संबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं और अमेरिका हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दूसरी फोर्सेस को हर तरह से मदद दे रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है देवनाथ जी, बड़ा मुद्दा यह है कि क्या हिंदुस्तान इन मुल्कों के लिए महज एक बाजार है या एक उभरती हुई ताकत है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते? बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमाना था कि हिंदुस्तान इन देशों के पास, मैं अमेरिका का नाम ले ही लेता हूं, कुछ मांगने के लिए जाते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान इन लोगों के लिए बहुत जरूरी अभिन्न हिस्सा बन गया है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के लिए। अमेरिका को हमारी दरकार है। अमेरिका जब हमें हथियार देता है, वो हमें हथियार इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उन हथियारों का इस्तेमाल करके मजबूत हो और भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े तो भारत इन अमेरिकी हथियारों की मदद से चीन को काउंटर बैलेंस कर सके, चीन को कंटेन कर सके। एक अब फिलॉसफी ऐसी आ रही है कि भविष्य में जैसे जैसे रूस कमजोर होता जा रहा है, विश्व के पटल में शायद अगले 1 या 2 दशक के बाद चीन ही अमेरिका को टक्कर देने वाला है। मैं फौजी तरीके से बात कर रहा हूं, फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज,
और इकोनॉमिक माइट, राजनीतिक कूटनीतिक लिहाज से भी बात करता हूं, तो चीन को कंटेन करने की जरूरत है। चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको सीमित करने की जरूरत है। और अमेरिका भारत को ये हथियार दे रहा है कि अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की, शैतानी करने की कोशिश की, चाहे वो भारत की तरफ हो या ताइवान की तरफ हो, साउथ चाइना सी की तरफ हो, भारत शायद इन अमेरिकी शस्त्र और अस्त्रों का इस्तेमाल करके या उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके चीन को दो कदम पीछे रख सकता है। बिल्कुल, बहुत इसीलिए बहुत अमेरिका शानदार बात आपने कही। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देवनाथ जी हमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे जो है सामरिक लिहाज से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक तरीके से समझें तो इस G20 ने डिप्लोमेटिकली क्या कुछ बड़ा मैसेज कन्वे किया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। जो डिप्लोमेटिक चैनल की बात करें, डिप्लोमेटिक एरियाने की बात करें या डिप्लोमेटिक स्पेस की बात करें, आप देखें कि 1989 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पूरा विश्व जो है वो पहले जो बाईपोलर था अब यूनिपोलर की तरफ बढ़ता गया, अमेरिका के साथ शक्ति आती गई। लेकिन अब जैसा कि देवनाथ जी ने कहा कि कुछ वर्षों में चाइना और अमेरिका के साथ एक द्वंद्व होगा या दोनों दो ध्रुव विश्व की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भारत जिस तरीके से अपने को इसने इस्टेब्लिश किया है, भारत ने खासतौर से 20 वर्षों में, खासतौर से जब नई आर्थिक नीति के बाद से जो भारत अब उदीयमान हो रहा है, खासतौर से मुझे IT प्रोफेशनल्स के द्वारा या कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से। और सामरिक लिहाज से भी आप देखें कि कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जहां हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे सेना में, उसको फिर हमने सेना का बजट बढ़ाया। तो कई ऐसी बातें हैं कि भारत जो है अब धीरे धीरे विश्वगुरु की तरफ, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है। विश्वगुरु इस सेंस में न सिर्फ हम अपने को सेल्फ डिफेंस पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आत्मरक्षा के लिए भी तरह तरह की जो प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा ब्रजेश जी, जिस तरह से परमाणु विस्फोट हमने किया 98 में जब अटल जी ने किया, उसके बाद तमाम कई देशों ने, खासतौर से अमेरिका ने हमारे प्रतिबंध लगाया, लेकिन उन प्रतिबंधों से बड़े कायदे से हम लोग निपटते गए और आज हम इस स्थिति में हैं कि जो अमेरिका को हमारी दरकार है, अमेरिका हमसे कह रहा है, मतलब हम अमेरिका के लिए खास बन गए हैं। अब हमारे लिए अमेरिका तो खास है ही, लेकिन हम अमेरिका के लिए हमारी तरफ भी देख रहे हैं। हम अमेरिका के लिए खास बन गए। सीलकान जी, अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, तो बार बार हम जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बनकर के उभर रहे हैं, लेकिन इस पूरी बहस में एक बड़ी चर्चा निकल के सामने आई कि ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इस वक्त लीडर कौन बनने जा रहा है। चाइना ने जिस तरीके, शी जिनपिंग ने जिस तरीके से इग्नोर किया G20 को, और ओवरऑल आप देखिए चाइना अपनी कूटनीति से, कुटिल नीति से कभी भी बाज नहीं आता। वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो इस ग्लोबल साउथ में डिस्टरबेंस या न्यूसेंस क्रिएट करता है लगातार। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत एक नया डिप्लोमेटिक चैनल क्रिएट कर रहा है, एक इकोनॉमिक चैनल क्रिएट कर रहा है? अभी हम लोग, क्योंकि इससे पहले भी आप हमारे साथ जुड़े थे, हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान UAE, दुबई और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर के एक रेल चैनल खड़ा कर रहा है, एक ऐसा जो है कार्गो चैनल खड़ा कर रहा है जिसके जरिए जो चाइना का सिल्क रूट है, दरअसल वो सिल्क रूट चाइना की कुटिल नीति का एक द्योतक है, उसको काउंटर करेगा। और ग्लोबल लीडर के तौर पर जिस तरीके से उसने, हिंदुस्तान ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जो है खासकर इसके बैलेंस को बनाया है, क्या वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल जो साउथ है इस पर जो है हिंदुस्तान का कब्जा होने जा रहा है, हिंदुस्तान उसका अब घोषित लीडर बनने जा रहा है? देखिए, आप बात जो कह रहे हैं उसका अभिप्राय सही है, पर जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो शब्द थोड़े से आपत्तिजनक हो सकते हैं। बिल्कुल, शब्द हो सकता है, मैं मानता हूं, क्योंकि डिप्लोमेटिक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मनसा बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या हम ग्लोबल लीडर के साथ ग्लोबल साउथ के भी लीडर बनने जा रहे हैं? ग्लोबल साउथ जो है वो उसकी भारत से में जो उसका भारत में विश्वास है वो निरंतर बढ़ता गया है पिछले हाल के वर्षों में। बिल्कुल। और आज ये जो शिखर दिल्ली में हो रहा है और उसमें जो अटेंडेंस है वो इस बात का द्योतक है कि भारत सबके लिए स्वीकार्य है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है और किसी को भारत से कोई खतरा नहीं है। भारत की कोई अपनी जिसको कहना चाहिए अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि किसी के बहाने अपना काम करे। भारत सबके साथ मिलकर, सबका विश्वास लेके, सबके जो हित में है उसकी तरफ बढ़ रहा है।
और ये G20 का जो डिक्लेरेशन है ये इस बात को बताएगा कि भारत के इस सम्मेलन में किस तरह से सबने अपने हित के लिए इकट्ठे हुए हैं। और चूंकि भारत उस सबको साथ में ला रहा है तो नेचुरली भारत की जो साख है वो सबसे ज्यादा होगी, इसमें सब लोग भारत पे विश्वास करेंगे। तो इस तरीके से जो बढ़ना है वो किसी को गिरा के बढ़ना नहीं है। जबकि चीन की जो आप बात कर रहे हैं, आपने किसी सुना है कि चीन किस पे विश्वास कर ले कोई? वो पैसे देते हैं और डराते हैं। वो जमीन के लिए जमीन को किराए पर रख लेते 99 साल के लिए। श्रीलंका को उन्होंने कर्ज दिया और हम्बन टोटा को 99 साल के लिए हड़पने लगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो चीन का जो पूरा रवैया है वो सीधा है ही नहीं, और उनका जो ट्रेड है वो भी ठगरी है। ठग का काम ऐसा है कि भारत में भी आप देखिए चीनी माल जो आता है खराब हो जाता है। सब लोग कहते हैं जो खरीदते हैं मतलब क्या करें, खरीदना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं चलता। तो चीन जो माल सप्लाई करता है उसमें भी कोताही है जो, और ये काम उसने अमेरिका और जर्मनी और यूरोप के साथ भी शुरू किया है। तो इसलिए वो लोग सब सशंक हो गए, सब एकदम से इकट्ठे हो गए हैं कि भाई चीन से बच के रहो। जबकि भारत के लिए ऐसी कोई बात नहीं, कि भारत ने किसी को ठगने की कोशिश ही नहीं की। भारत का सारा जो संबंध है, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, वो खुला है। एक प्रजातंत्र का, एक लोकतंत्र का जो का मानक जो होता है उसको स्वीकार करते हुए भारत संबंध बनाता है। चलिए, तो समय की बेहद कमी है सीलकांत जी, इसलिए अभी इस बहस में बस इतना ही। लेकिन इस वसुधैव कुटुंबकम की इस बड़ी जो G20 की बैठक हो रही है, इस पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।